एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लाइट अलायंस का होली सन से फाइट करने के बाद फैंग काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया होता है, इसलिए वो अपने बेड पर लेटा होता है और उसके कुछ दिन के बाद उसे होश आ जाती है। उसे होश में आता देखकर उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उससे कहने लगे होते हैं कि फाइनली तुम होश में आ ही गए, और पूछने पर उससे पता चलता है कि वो 3 दिन और 3 रात से बेहोश था। तभी वहाँ पर छुयान आते हुए उससे कहती है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा लकी हो कि तुम उसका डीमन डिवोरिंग रूलर से बच गए हो। उसके बारे में सुनकर फैंग उससे पूछते ये डीमन रूलर क्या है। वो बताते हुए कहती है कि यान किंग के डिस्क्रिप्शन के अनुसार में उसके द्वारा यूज किया जाने वाला रूलर लेजेंडरी डीमन डिवोरिंग रूलर है। उसकी बात सुनकर फैंग सोचता है तो इसका मतलब वो किसी डीमन का है, तो इसीलिए अपना सारा एनर्जी खत्म करने के बाद भी मैं उसका डेमोनिक एनर्जी को अपने बॉडी में से पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था। सिर्फ हेवनली लाइटनिंग का यूज करने के बाद ही मैं उसे पूरी तरह से अपने बॉडी से खत्म कर पाया हूँ। तो इसका सिर्फ यही मतलब है कि अगर मेरे पास ज़्यादा हेवनली लाइटनिंग होगा तो मैं उसका काम तमाम भी कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर हाउथियन आकर उसका हालचाल पूछने लगा होता है। उसे देखकर फैंग उससे कहता तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं ठीक हो गया हूँ। हाउथियन उससे पूछता है कि जो बंदा तुम पर अटैक किया था अगर उसका ओरिजिन क्या है। फैंग काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि वो चाहे जो भी क्यों ना हो, अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मैं उसे पक्का मार दूंगा। तभी कुछ याद करते हुए हाउथियन उससे कहता है कि कुछ ही दिनों में सोर्स फाइन डिस्ट्रीब्यूशन का दिन आ जाएगा, क्या तुम सोच लियो कि किस किस फोर्सेस को बुलाना है। इसका जवाब देते हुए वो कहता है कि लाइट अलायंस को छोड़कर पास्ट में जितना भी ह्यूमन फोर्सेस पार्टिसिपेट किए हैं उन सबको इन्वाइट कर दो। वो सुनकर हाउथियन इसका अरेंजमेंट करने चला जाता है। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग फैंग के बुलाए हुए जगह पर पहुँच गए होते हैं, जहाँ पर सभी लोग फैंग को देखकर उसका काफ़ी ज़्यादा फालतू का तारीफ कर रहे होते हैं। उनका फालतू का तारीफ सुनकर वानसिन कहती है कि वो लोग सिर्फ बंच ऑफ कुछ स्नोब से जो लोग कुछ दिन पहले फैंग को जानते भी नहीं थे। तभी वहाँ पर किंग यू क्लान वाले फैंग को कॉन्ग्रेचुलेसन करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आ गए हैं। सभी लोगों की बातें सुनकर फैंग सभी लोगों से कहता है कि ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, मैंने इन लोगों को स्पेशली इन्वाइट करके बुलाया है। उसके बारे में जानकर सभी लोग फिर से बातें करने लगे होते हैं कि यून किंग सान तो अपने क्लान में यंगर जनरेशन में सबसे ताकतवर है। इसी तरह की बातें सभी लोग उसके बारे में करने लगे होते हैं। तभी किंग सन उसे उसका जान बचाने के लिए जितना क्रिस्टल वो बोला होता है वो उसे उतना क्रिस्टल दे देता है। वो लेकर फैंग फिर से सबसे कहना शुरू करता है कि ये सोर्स वाइन मेरा पर्सनल एसेट है, इसलिए इसे कैसा बांटा जाएगा ये भी मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो तुम लोग मुझसे कह सकते हो, लेकिन कोई भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं करता है। वो देखकर फैंग कहता अब जबकि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं इसका डिवीजन अनाउंस करता हूँ। सबसे पहले मैं ब्रदर किंगसन को देता हूँ और मैं ये भी डिक्लेयर करता हूँ कि कोई भी सोर्स वाइन जिसे मैं या मेरी फैमिली एक्वायर करेगी उसका 50% ब्रदर किंगसन को या फिर उसका डिसेंडेंट को दिया जाएगा। वो सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि फैंग तो सच में काफ़ी ज़्यादा जेनरस हो रहा है, ये तो क्लियरली किंग यू क्लान के साथ एलाई बनाने की कोशिश वो कर रहा है। वहीं पर फैंग का बात सुनकर किंगसन उससे कहता तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा काइंड हो रहे हो, मैं भी एक शपथ लेता हूँ कि मैं तुम्हारे फैमिली का हमेशा दोस्त रहूँगा और ये अग्रीमेंट हमेशा तक चलेगा। और अगर फ्यूचर में तुम्हारे पास कुछ और सोर्स फाइन आ जाता है तो मैं अपने लोगों को उससे गार्ड और एस्कॉर्ट करने के लिए भेजूंगा ताकि किसी भी तरह का कोई भी एक्सीडेंट ना हो जाए। वो सब सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपना अनाउंसमेंट को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि छुआनतियन पैलेस, थंडरगोड पैलेस और छिंगचियान पैलेस ये तीनों फोर्सेस मुझसे रिलेटेड हैं, इसलिए मुझसे या फिर मेरे फैमिली से जो भी सोर्स फाइन रिलेटेड होगा मैं उन्हें एक्स्ट्रा पोर्शन देने का डिसीजन लिया हूँ। ये सुनकर सभी लोग उसे फिर से थैंक्स करने लगे होते हैं। वहीं पर फैंग अपने बात को जारी रखते हुए कहता है कि मेजर ट्रांसेंडेंट पावर ह्यूमन रेस का प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए मैं डिसाइड किया हूँ कि फ्यूचर में जो सोर्स फाइन मुझसे रिलेटेड होगा उसका 0.5% आप लोगों में बांटा जाएगा। जो सुनकर वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसे थैंक्स करने लगे होते हैं। वहीं पर फैंग अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि और आखिरी में सोर्स स्टोन को अच्छे से यूज करने के लिए और ह्यूमन रेस को डेवलप और अच्छे से ग्रो करने के लिए मैं डिसाइड किया हूँ कि 10% मेरे फैमिली को दिया जाएगा। सिर्फ 10% के बारे में सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और पूछने लगे होते हैं कि बाकी का हिस्सा का क्या होगा। तो उनकी बातें सुनकर फैंग सभी लोगों से कहता है कि बाकी का बचा हुआ हिस्सा तुम सभी लोगों के लिए है जो कि करंट ह्यूमन रेस में डिवाइड किया जाएगा। और ऑफकोर्स 15 ट्रांसेंडेंट पावर मेरा फैंग फैमिली और बाकी का प्रोसीजर करने के बाद भी सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सभी ह्यूमन रेस का डेवलपमेंट के लिए है और ये पूरी तरह से फेयर है। फैंग की बातें सुनकर सभी लोग उसके बात से अग्री करके उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगे होते हैं। दूसरी तरफ में वो सब देखकर किंगसन की बहन पूछती है कि क्या ह्यूमन रेस सच में इतना ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं। वहीं पर वो सब देखकर किंगसन सोचते हैं कि ब्रदर फैंग का मूव बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, वो एक ही बार में सभी ह्यूमन रेस के मेजर फोर्सेस को एक साथ ला दिया है। इस तरह से ह्यूमन रेस जरूर प्रोस्पर करेगा। ये बंदा सच में काफ़ी ज़्यादा अनफेथमेबल
इम्पॉसिबल है, हमें उससे दोस्त बनना ही होगा। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपने बात को ख़त्म करते हुए कहते हैं कि अब जबकि वो वाला सोर्समैन स्वम्प में लोकेटेड है तो जहाँ पर काफ़ी सारा सोर्स बिस्ट होता है, इसलिए उनके अटैक को अवॉइड करने के लिए मैं 10,000 जेट पेंडेंट बनवाया हूँ और जिनके पास भी ये पेंडेंट होगा सिर्फ वही उसमें एंटर कर सकेगा और वहाँ से सोर्स स्टोन निकाल पाएगा और उस पर कोई भी स्वम्प या फिर बिस्ट अटैक नहीं कर सकता है। उसका जेट पेंडेंट वाला बात सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो लोग फिर से उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगे होते हैं। वहीं पर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होने के बाद हाउ चेन उससे पूछता है कि ये काम तो हो गया है, अब तुम्हारा प्लान क्या है। फैंग अपने दोनों गर्लफ्रेंड को देखते हुए कहता है श्वानतेन पैलेस जाकर मैं उन्हें वापस लेकर आऊँगा। ये बोलकर वो सभी लोग श्वानतेन पैलेस पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पहुँचकर फैंग वहाँ के एनर्जी को फील करते हुए कहता है तो क्या यहीं पर गोड रहा करते थे? यहाँ के एनर्जी तो सच में दूसरे जगह की तुलना में काफ़ी ज़्यादा थिक है। हाउ चेन हाँ में जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, यहीं पर गॉड ऑफ हेवन वे ऑफ गॉड को रियलाइज कर लिए थे। फैंग आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि पैलेस लॉर्ड को ऑलरेडी मेरे विजिट के बारे में पता चल गया होगा ना। हाउ चेन कहते हैं कि तुमने मेरे श्वानतेन पैलेस को सोर्स फैन जैसे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, इसलिए उन्हें पता कैसे नहीं चलेगा। इसलिए वो लोग ऑलरेडी कुछ लोगों को तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज दिया था। तभी वो लोग जाकर पैलेस लॉर्ड को ग्रीट करते हैं। पैलेस लॉर्ड उसे देखकर कहती है तो तुम ही फैंग आओ, मैंने सुना है कि तुम इस बार इन दोनों को यहाँ से लेकर जाने के लिए आए हो। फैंग कहते हैं कि हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे विश को पूरा कर देंगे। वो आगे बढ़ते हुए उससे कहते हैं कि योंग के पास 9 हेवनली स्पिरिट बॉडी है, लगता है कि तुम्हें पता नहीं कि वो मेरे पैलेस के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैंग कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है, अगर वो यहाँ से जाती भी है फिर भी उसका यहाँ का डिसेबल होने का आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा और फ्यूचर में भी वो श्वानतेन पैलेस को रिप्रेजेंट कर सकती है। पैलेस लॉर्ड कहते तुम थोड़ा सा स्मार्ट हो, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है, मैं तुम्हारा ताकत चेक करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारा ताकत उससे मैच नहीं करता है तो मैं तुम्हें उसे लेकर नहीं जाने दूंगी। बिना ताकत के मैं श्योर कैसे होंगी कि तुम उन दोनों को प्रोटेक्ट कर पाओगे। फैंग कहते हैं कि अगर आप श्योर नहीं है तो बेशक आप ट्राई कर सकते हैं। इसका रिप्लाई में वो कहते तो ठीक है, लेकिन तुम अपना वॉइड वाली स्किल को यूज नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो तुम हार जाओगे। ये सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता लगता है कि ये लोग सच में मुझे काफ़ी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर लिए हैं। तभी उसकी दोनों गर्लफ्रेंड कहने लगी होती कि आखिर वो इसका यूज क्यों नहीं कर सकता है, अगर ये कॉम्पिटिशन है तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं होना चाहिए ना। पैलेस लॉर्ड उनका बात का कोई भी जवाब ना देकर फैंग से पूछती है कि तुम्हारा हिम्मत जवाब देती है क्या। फैंग काफ़ी खुश होकर कहता है ठीक है, मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो हाउ चेन को चेन हुई को इन्फॉर्म करने के लिए कह देती है। चेन हुई के बारे में सुनकर हाउ चेन थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन वो उसे इन्फॉर्म करने के लिए चला जाता है। वहीं पर चेन हुई के बारे में सुनकर उसके दोनों गर्लफ्रेंड उससे कहने लगी होती है कि चेन हुई यंगर जनरेशन में सबसे ताकतवर है, वो ऑलरेडी 50% सेंट्रियल में पहुंच गया है और वो तो सिर्फ एक ही उंगली से हाउ चेन को भी हरा दिया था। उसके बारे में सुनकर फैंग कहता है कि ऐसा बात है, तुम लोगों का बातें सुनकर तो उससे फाइट करने को और मन करने लगा है। ये बोलकर वो सोचते कि उस तरह से बंदे से फाइट करने पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हारूं या फिर जीतूं, लेकिन ये मेरा बैटल स्पिरिट को जरूर बढ़ा देगा। इसके कुछ देर के बाद में उनके अरीना को सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों बैटल करने के लिए पहुंच गए होते हैं और उन दोनों को बैटल देखने के लिए वहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी पहुंच गए होते हैं और वो चेन हुई को देखकर सोचते हैं कि ये बंदा देखकर सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। तभी उनका बैटल स्टार्ट हो जाता है। वो सुनकर फैंग उस पर अटैक करते हुए सोचते हैं कि मुझे उसका पूरा ताकत यूज करने के लिए उसे फोर्स करना पड़ेगा। ये सोचकर वो अपना कुछ एनर्जी को एक साथ मिलाकर पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चेन हुई उसका पंच को काफ़ी आसानी से रोक देता है। वो देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि वो तो मेरा पंच से एक कदम भी पीछे नहीं हटा है, लगता है कि वो बंदा सच में काफ़ी ताकतवर निकला। तभी चेन हुई अपना ताकत का यूज करके उसे पीछे धकेल देता है, जिससे उसका प्रेशर और आवाज़ को ऑडियंस सह नहीं पा रहे होते हैं और वो लोग गिर जाते हैं। वहीं पर फैंग खुद को संभालते हुए खुद से कहता है कि ये तो नंबर 1 होने का वर्दी है। वो सब देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि चेन हुई का पंच को रिसीव करने के बाद भी आखिर वो बंदा हारा क्यों नहीं है। वहीं पर वो देखकर पैलेस लॉर्ड भी सोचते कि फैंग के पास सच में थोड़ा सा ताकत लग रहा है। अगर अनयूजुअल वे की बात करें तो यहाँ तक कि मार्शल एम्परर का लेवल 7 वाले भी चेन हुई के पंच से बच नहीं पाएगा। दूसरी तरफ में वो देखकर चेन हुई भी सोचते हैं कि वो तो सिर्फ मार्शल एम्परर के लेवल 5 में ही है और हालांकि मैं अपना पूरा पावर का यूज नहीं किया हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा चोट नहीं आया है। इसका मतलब उसके पास थोड़ा सा ताकत तो सच में है। अगर वो मेरे ही जैसे सेम रैंक में आ जाता है तो वो जरूर एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट बन जाएगा। इतना सोचकर वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें और आगे प्रोग्रेस नहीं करने दे सकता हूँ। उससे अपने तरफ आता देखकर फैंग अपना स्वॉर्ड निकालकर कहता है कि लगता है कि तुम सीरियस हो ही गए हो। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों कुछ कदम पीछे हो जाते हैं, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। वहीं पर वो देखकर पैलेस लॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा हैरान
हैरानी से कहने लगी होती है कि देखकर तो वो थंडर एनर्जी नहीं लग रहा है, आखिर किस तरह का सीक्रेट स्किल उसके पास है जिससे वो 2 अलग अलग एट्रीब्यूट को फ्यूज कर लिया है। कहीं इसका मतलब जरूर उसके पास डुअल पोल बॉडी हो सकता है। कहीं इसका मतलब उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन में जितना भी रिमर्स मिला है कहीं वो सब सच तो नहीं है ना। वहीं पर उन दोनों को दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों अब सीरियस होने लगे होते हैं और इसी के साथ यहीं पर चेन हुई में बैटल हो रहा होता है, जहाँ पर फैंग के काउंटर अटैक से चेन काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है। इसलिए अब वो काफ़ी गुस्से में फैंग पर अटैक कर देता है, जिसका अटैक को फैंग जानबूझकर डॉच नहीं करता है, जिससे वो पिट जाता है और वो दूर फेंका जाता है। जो देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि हालांकि वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसका रिलम उससे कम है और वो सिर्फ जिद्दी बन रहा है, इसलिए ये सिर्फ कुछ ही टाइम का बात है जब चेन हुई उसे हरा देगा। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो उठकर चेन को प्रोवोक करते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। उसका प्रोवोकेशन सुनकर चेन उससे कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या फेस कर रहे हो, क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारा ये वाला इच्छा को पूरा कर देता हूँ। ये बोलकर वो फिर से उस पर अटैक कर देता है और फैंग इस बार भी उसका अटैक को डॉज नहीं करता है, जिससे वो फिर से पिट जाता है और वो उठकर फिर से उसे प्रोवोक करते हुए कहता है कि बस इतना ही दम है तुम में क्या। अब उसका वो हालत देखकर चेन हुई सोचने लगा होता है कि वो फाइट बैक ना करके सिर्फ पिटाई खा रहा है, क्या वो पागल तो नहीं हो गया है ना। ये सोचकर वो फिर से उसे पीट देता है। वो सब देखकर उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं कि आखिर उसे हो क्या गया, वो फाइट बैक क्यों नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ में वो देखकर पैलेस लॉर्ड भी कहती है कि वो ऑलरेडी चेन हुई का फुल स्ट्रेंथ से उतना ज़्यादा मार खा चुका है, क्या उसका लिमिट यहीं तक खत्म होता है क्या। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो फिर से खड़ा होकर उसे फिर से काफ़ी ज़्यादा प्रोवोक करते हुए उसे मारने के लिए उकसाने लगा होता है। ये सुनकर पैलेस लॉर्ड समझ जाते हैं कि जरूर उसके पास कुछ दूसरा कार्ड होगा, इसलिए वो खुद को पिटवा रहा है। वहीं पर वो सुनकर चेन हुई अब काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है और वो फिर से उसे पीटने लगा होता है। इसी के साथ दूसरे सीन में एक बुढ़े को दिखाते हैं जो कि दूर से वो सब कुछ देख रहा होता है और देखते हुए कहता है कि लॉर्ड ऑफ वॉइड वॉरियर अपीयर हो गया है, ह्यूमन रेस का ग्रेट एज फिर से आने वाला है। ये बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद बताया जाता है कि एंडलेस साल पहले पूरा दुनिया डिवाइडेड था और काफ़ी सारे फॉरेन रेसेस यहाँ पे कब्जा किए हुए थे। वो लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे और वो दूसरे डिस्पाइसेबल रेस को सर्वाइव करने नहीं देते थे और उस वक्त तो ह्यूमन रेस सिर्फ जन्म लेना शुरू ही किया था और वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्मॉल और फ्राइजाइल हुआ करते थे और पावरफुल रेसेस से खुद को बचा भी नहीं पा सकते थे। उन फॉरेन रेसेस के नज़रिए में तो ह्यूमन रेस उनका सिर्फ एक प्रे बन के रह गया था। ह्यूमन रेस बाकी के रेस से काफ़ी ज़्यादा अलग था क्योंकि उनके पास अपने इन्ने टैलेंट नहीं हुआ करता था। सिर्फ कुछ बहुत ही कम इंसानों को छोड़कर जो कि गॉड्स का फेवर हुआ करते थे और सिर्फ उनके पास से इन्ने डिवाइन बॉडी हुआ करता था, लेकिन बाकी की मेजोरिटी ह्यूमन रेस कल्टिवेट नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो ह्यूमन रेस का सबसे डार्केस्ट एरा हुआ करता था। और काफ़ी लंबे समय के प्रिसिफिकेशन के बाद ह्यूमन रेस में काफ़ी सारे स्पेशल बॉडी, यूनिक बॉडी और गॉड बॉडी जन्म लेना शुरू कर दिया था, जिससे सेजेस ह्यूमन रेस का सर्वाइव करने के लिए और फाइट करने के लिए रास्ता खोल दिया था। ह्यूमन रेस का सेजेस खुद को सेक्रीफाई करके नेचर को पावर को बोरो करना सीख लिया था और उसी से वो लोग कुछ मार्शल आर्ट्स का कल्टीवेशन टेक्निक का भी आविष्कार कर दिया था, जिससे इंसानी रेस का सर्वाइव करने का चांस बढ़ गया था। और वो लोग हेवन और अर्थ के ची को ढूंढे थे और किस तरह से उसे अपने बॉडी में चैनलाइज किया जाता है वो सब वही लोग ढूंढ कर उसका आविष्कार किए थे। जो इंसान मार्शल आर्ट्स क्रिएट किया था उसे गॉड ऑफ वॉइड कहा जाता है और उसके पास एक दूसरा टाइटल भी है और वो है लॉर्ड्स ऑफ गॉड का। एंशिएंट मिथोलॉजिकल पीरियड इंसानों का सबसे ग्लोरियस एरा था। उस वक्त पूरी दुनिया का सभी गॉड्स इनविंसिबल स्ट्रॉन्ग मैन हुआ करते थे। वो लोग बाकी के दूसरे रेसेस को सप्रेस करके रखे हुए थे, जिससे ह्यूमन रेस इस दुनिया का पीक पर पहुंच गया था। मिथिकल पीरियड के बाद सभी गॉड्स अचानक डिसअपियर हो गए थे, जिससे ह्यूमन रेस पीक स्टेटस पर से नीचे गिर गया है। मार्शल आर्ट्स का कल्टीवेशन ह्यूमन रेस को फाउंडेशन को प्रिजर्व करके रखा था, जिससे ह्यूमन रेस दूसरे रेस को दोबारा अभी तक एक्सटर्मिनेट नहीं किया गया है और तब से लेकर अभी तक ह्यूमन रेस अगला लॉर्ड ऑफ वॉइड मार्शल आर्ट्स का आने के इंतजार का आशा देख रहा है। इतना सब कुछ बताने के बाद फिर से उनके बैटल को दिखाते हैं, जहाँ पर फैंग अभी भी उससे मार खा रहा होता है और उससे मार खा कर वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी भी हो गया होता है, लेकिन वो अभी भी उसे उकसाते हुए उसे और मारने के लिए कह रहा होता है। उसका पागलपंती देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। वहीं पर उसका श्वानु प्रोटेक्शन को देखकर पैलेस लॉर्ड सोचती है कि उसके पास वो प्रोटेक्शन है तो इसीलिए उसका बॉडी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। दूसरी तरफ में अब चेन हुई उसका प्रोवोकेशन से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक से हमला करके उसे काफ़ी ज़्यादा जख्मी भी कर देता है, जो देखकर उसकी गर्लफ्रेंड जल्दी से उसके पास जाने लगी होती है। लेकिन उसका जाने देने से पहले ही पैलेस लॉर्ड उन लोगों को वहाँ पर रोक देती है, जो देखकर यान किंग उसे धमकी देने लगी होती है कि मैं यान फैमिली के मेंबर हूँ, क्या आप मुझे भी यहाँ पर कैद करके रखना चाहते हैं। इसका जवाब देते हुए वो कहती है कि अगर तुम अभी उसका हेल्प करने चली जाती हो तो इसका मतलब तुम उसके बदले में हार मान ले रही हो, क्या तुम ये सच में करना चाहती हो। ये सुनकर वो तीनों बातें करने लगते हैं और ऐसा नहीं करने के लिए अग्री करते हैं।
वहीं पर ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगे होते हैं और चेन हुई का काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करने लगे होते हैं। वहीं पर वो देखकर चेन पैलेस लॉर्ड से कहने लगा होता है कि विक्ट्री ऑलरेडी डिसाइड हो गया है, इसलिए अनाउंस कर दीजिए। वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं चलो देखते हैं कि वो फाइट कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये बोलकर वो सोचते हैं क्या तुम सच में उसे इतना ज़ोर से तो नहीं मार दिया कि वो सच में मर गया है। लेकिन तभी फेंग उठते हुए कहता अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। उसे फिर से खड़ा होता देखकर उन दोनों के साथ साथ सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी चैन के सांसें लेती है। वहीं पर फेंग फिर से उठकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम सच में नंबर 1 हो, जैसे कि तुम देख सकते हो कि मैं अभी भी खड़ा ही हूँ। फेंग का फार्मासिस्ट वाला स्किल को देखकर पैलेस लॉर्ड थोड़ी सी और ज़्यादा चौंक जाती है। तभी फेंग ब्रेक थ्रू करके मार्शल एम्परर के लेवल 6 में पहुंच जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपना फिनिक्स वाला पंख निकालकर उड़ने लगता है और उड़कर ऊपर जाकर उससे कहता है कि तुम तैयार तो हो ना, मुझे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना है। उसका ब्रेक थ्रू को देखकर पैलेस लॉर्ड फिर से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और अब वो समझ जाते हैं को जानबूझकर उससे पिट रहा था। दूसरी तरफ में वो देखकर चेन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और कहने लगा होता है आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, और खुद का यूज किया जाने वाला बात को जानकर वो काफ़ी ज़्यादा और गुस्सा हो जाता है। तभी फेंग उस पर अटैक करने जाता है, जिससे वो ब्लॉक करने तो जाता है लेकिन उससे काफ़ी ज़ोरदार धमाका हो जाता है और उससे चेन ही काफ़ी ज़ोर से नीचे पटका जाता है और जहाँ पर वो गिरा होता है वहाँ पर काफ़ी बड़ा गड्ढा बन जाता है। वो सब देखकर सभी लोग फिर से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उनके साथ साथ चेन भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, मैं हार नहीं सकता हूँ, मैं कभी भी नहीं हारूंगा। ये बोलकर वो फिर से उठकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उस पर अटैक कर देता है। जो देखकर फेंग उससे कहता है कि सिर्फ फैंसी नाटक करना बंद करो, क्या ये सब काम करेगा भी। ये बोलकर वो काउंटर अटैक करते हुए उसका अटैक को बेकार कर देता है। जो देखकर वो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो हैरान हो ही रहा होता है कि तभी फेंग आकर फिर से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो फिर से नीचे जाकर पटका जाता है। वो देखकर पैलेस लॉर्ड भी काफ़ी हैरानी से कहने लगी होती है कि लगता है कि चैन हारने वाला है। वहीं पर फेंग अभी भी उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारा बॉडी अब और सह नहीं सकता है, चुपचाप हार मान लो, चलो इसे जल्दी से ख़त्म कर देते हैं क्योंकि मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता हूँ। वो सब सुनकर चेन सोचते हैं कि नहीं, मैं हार नहीं सकता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, ये मेरा इज्जत का बात नहीं है बल्कि ये श्वानचेन पैलेस का इज्जत का बात आ गया है। ये सोचकर वो अपना काफ़ी ज़्यादा पावर का यूज करते हुए कहता है कि ये मेरा फाइनल फुल स्ट्रेंथ का अटैक है, इससे या तो मैं जीतूंगा या फिर मैं हारूंगा। वो देखकर फेंग कहता तो लगता है कि तुम अपना फाइनल कार्ड दिखा ही रहे हो। ये बोलकर वो भी उसका फाइनल अटैक का जवाब देने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ में पैलेस लॉर्ड उसका हाथ में उतना सारा पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहती है कि आखिर उसके पास इतना सारा अल्टीमेट एनर्जी कहाँ से आ गया है, लेकिन वो तो सिर्फ एक इंसान ही है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कैसे कर सकता है। वहीं पर उनका फाइट को दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो लोग उसका शॉक वेव से खुद को संभाल नहीं पाते हैं और कुछ देर के बाद उसका रिजल्ट आ जाता है जहाँ पर चेन हार गया होता है, जो कि उससे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और उसके साथ साथ सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। वो देखकर पैलेस लॉर्ड अपना सर पर हाथ रखते हुए कहती है कि ये मैटर यहीं पर ख़त्म होता है, अच्छा ये हुआ कि वो अभी तक जिंदा है। उसका जीत से उसके लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगे होते हैं। वहीं पर फेंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो अभी भी उसे प्रोवोक करते हुए कहता है कि जल्दी से खड़ा हो जाओ, अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे फिर से फाइट करके दिखाओ। उसका वैसा बर्ताव देखकर पैलेस लॉर्ड थोड़ी से गुस्से में कहने लगी होती है कि वो ऑलरेडी हार गया है, क्या तुम सच में उसे मारना चाहते हो। लेकिन फेंग उसका बात पर कोई भी ध्यान ना देते हुए चेन पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जल्दी से उठो, गार्बेज कहीं के। गार्बेज शब्द सुनकर चेन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगा होता है कि क्या तुम मुझे गार्बेज कह रहे हो। फेंग कहता है ऑफकोर्स मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, तुम्हारे पास फिर से फाइट करने का हिम्मत है ही नहीं, इसीलिए अगर तुम लूजर नहीं हो तो और तुम क्या हो सकते हो। उसका सभी प्रोवोकेशन सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और गुस्से में हमला करते हुए कहता है कि मैं हार गया होऊंगा, लेकिन हम लोग ऑनरेबल डुएल में फाइट किए थे और तुम बार बार मुझे ह्यूमिलेट किए हो। एक मैन मारा जा सकता है लेकिन ह्यूमिलेट नहीं किया जा सकता है। उसे काउंटर करते हुए फेंग कहता है अगर तुम लूजर नहीं हो तो प्रूव करके दिखाओ। ये बोलकर वो अटैक करके फिर से उसे पीट देता है और कहता है कि तुम तो सच में एक बहुत ही बड़े लूजर हो, क्या सभी श्वानचेन पैलेस के डिसेबल तुम्हारे जैसा है। ये बात सुनकर उसका सभी डिसेबल काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है और उससे फाइट करने के लिए कहने लगता है। वहीं पर चेन उससे कहता है कि तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन अगर तुम जीत भी जाते हो फिर भी मुझे डिसऑनर तुम नहीं कर सकते हो और तुम श्वानचेन पैलेस के इंसल्ट भी नहीं कर सकते हो। फेंग फिर से उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोवोक करते हुए उसे बाकी के डिसेबल से कंपेयर करते हुए कहता है कि मैंने सुना कि तुम यहाँ का नंबर 1 डिसेबल हो, इसका मतलब तुम उन लोगों को कई बार हरा चुके होगे, लेकिन वो लोग हार ना मानकर प्रैक्टिस करते रहे हैं और अभी तक कोशिश करते आ रहे हैं। लेकिन अगर वो लोग तुम्हारे जैसा होता है जो कि हारने के बाद मारने की बातें करने लगते तो क्या तुम्हें लगता है कि श्वानचेन पैलेस में अभी भी एक डिसेबल बचा होता। वो लोग क्या तुम अभी भी गार्बेज वाला सबको डिजर्व नहीं करते हो क्या। उसकी सभी बातें सुनकर पैलेस लॉर्ड सोचती है कि वो बच्चे एक्चुअली में ओवरली प्राउड चेन को इनकरेज करने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा नहीं था कि उसके
पास कुछ अच्छा इंटेंशन होगा। तभी चेन को दिखाते हैं जो कहता है कि हाँ अभी तक मैं हारा नहीं हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे पास अभी भी उम्मीद है। ये बोलकर वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मैं अभी सिमुलेशन में जा रहा हूँ और बाद में आकर मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। इसलिए पैलेस लॉर्ड उसे वान चिन और क्योंग को लेकर जाने देने की इजाज़त दे देती है, जिससे उसके दोनों गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उन्हें उतना ज़्यादा खुश देखकर यान किंग कहती है अब जबकि ये वाला मामला यहाँ पर खत्म हो गया है तो अब तुम क्या बताना चाहोगे कि हम लोग कहाँ पर घूमने जाने वाले हैं। फैंग उन्हें शिजुआन एम्पायर घुमाने लेकर जाने के लिए बोलकर वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरे सीन में लाइट अलायंस वाले को दिखाते हैं जहाँ पर उनका होली लॉर्ड काफ़ी गुस्से में कह रहा होता है कि वो अकेला बंदा मेरे पूरे लाइट अलायंस से अकेले फाइट करना चाहता है। वो बंदे तो सच में काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो रहा है। मेरा ऑर्डर पास करो, अब से होली लाइट माउंटेन सप्लाई बांटने के लिए रोज खुला रहेगा। पूरे हाफ मंथ के अंदर में मैं सभी लोगों को लाइट अलायंस की तरफ देखना चाहता हूँ। ये सब वो कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसका बेटा आकर उससे कहता है कि मेरा डीमन रूलर से पिटने के बाद भी क्या वो जिंदा बच गया है। उसके फादर कहते हैं कि हाँ वो अभी भी जिंदा बच गया है। ये सुनकर होली सन काफ़ी गुस्से में कहता है मुझे थोड़ा सा और पावर दे दीजिए, मैं इस बार तो पक्का उसे मार ही दूंगा। इसके लिए उसके फादर मान जाते हैं। अगले सीन में शिजुआन एम्पायर को दिखाते हैं जहाँ पर हुआंग फैंग के पैरों में लटक कर रोते हुए कह रहा होता है मुझे तो लगा था कि आप मुझे भूल गए हैं। फैंग जल्दी से उससे दूर होकर कहने लगा होता है कि ऐसा करना बंद करो और मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। अब मैं मार्शल एम्पायर के लेवल 6 में पहुँच गया हूँ और अब मैं 8 में पहुँचने वाला हूँ, इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 8 बोर वाले हेविली लाइटनिंग के पनिशमेंट से बचने का कोई तरीका है क्या तुम्हारे पास। इसका जवाब में हुआंग कहता है कि ज़्यादा चिंता मत कीजिए, जब टाइम आएगा तब मैं आपका हेल्प कर दूंगा। इसके जवाब में फैंग कहता नहीं तुम हमेशा मेरे साइड में नहीं रहोगे, इसलिए मुझे मेरा ताकत पर डिपेंड होना पड़ेगा। ये सुनकर हुआंग कहता अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आपको आपका सुप्रीम बॉडी क्रिएट करना पड़ेगा। सुप्रीम बॉडी के बारे में सुनकर फैंग कहता मैंने एक बार सुना था कि सुप्रीम बॉडी बनाने के लिए 5 ग्रेट बीस्ट के एक्सट्रीम टैलेंट को जरूरत पड़ती है। मेरे पास 4 बीस्ट का टैलेंट आ गया है सिर्फ व्हाइट टाइगर के पावर को छोड़कर। इतना बोलकर वो उससे पूछने लगा होता है कि मुझे वो कहाँ पर मिलेगा। इसके जवाब में हुआंग कहता ऑफकोर्स बारबेरियन के व्हाइट टाइगर के क्लान में मिलेगा, लेकिन वो जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और आम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। उसकी बातों सुनकर फैंग कहता तो लगता है कि मुझे वापस चियानवो कॉन्टिनेंट जाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो सोचता है लेकिन इससे पहले मुझे फार्मासिस्ट गिल्ड और फैंग फैमिली को यहाँ पर आने का रास्ता को सेटअप करना पड़ेगा। अगले सीन में लाइट अलायंस का होली लॉर्ड और उसके बेटे को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर सील्ड होता है। वहाँ पर जाकर होली लॉर्ड काफ़ी सारे इंसानों और जानवरों को बलि देकर पूछता है कि क्या आप इस खाने से सेटिस्फाई तो है ना। इन सबको हमने बिल्कुल केयरफुली चुनकर आपको दिया है, अगर ये आपको पसंद नहीं आता है तो मैं और लाकर दे सकता हूँ। वहीं पर उसके बेटे को दिखाते हैं जो कि उसको बातों को इग्नोर करके अपना डीमन रूलर को निकाल कर आगे बढ़ने लगा होता है, जो देखकर उसका बाप काफ़ी ज़्यादा घबरा कर उसे वापस आने के लिए कहने लगा होता है। लेकिन होली सन अब अपने काबू में नहीं होता है बल्कि वो डीमन के काबू में आ गया होता है। वो सब देखकर होली लॉर्ड चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि आगे मत बढ़ना, मेरा बेटा बस इग्नोरेंट था इसलिए उसने रूलर को बैटल में एक्सपोज कर दिया था। मैं आशा करता हूँ कि आप उसे मेरे फादर और मेरे बेटे के खातिर जाने देंगे जिसने आपको बहुत ही अच्छी तरह से सर्वे किया था। लेकिन वहीं पर वो उसके कोई भी बात ना मानकर आगे बढ़कर उस माउंटेन को छूने वाला होता है, जो देखकर अब होली लॉर्ड रुकता नहीं है और वो अपना वेपन का यूज करके उसे रोकने जाता है। लेकिन वो खुद ही पीट कर पीछे फेंका जाता है जिससे वो थोड़ा सा जख्मी भी हो जाता है और अपने बेटे को देखकर समझ जाता है कि वो उसका बॉडी को यूज करना चाहता है। वहीं पर वो डीमन उसका बॉडी पर कब्जा कर लिया होता है और उससे कहता है कि मेरा मजा किरकिरा करने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया। ये बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल है, मेरे ओरिजिनल पावर्स इतना टाइम तक नहाने के बाद ये बिल्कुल ऑसम बन गया है। वहीं पर सिचुएशन को अपने हाथ में से बाहर निकलता देखकर होली लॉर्ड चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि वो मेरा फैमिली का आखिरी ब्लड लाइन है, मैं विनती करता हूँ कि प्लीज उसे जाने दीजिए। उसकी बातें सुनकर वो कहता है कि डीमन डिवोरिंग रूलर को एक्सपोज करने के कारण ही मेरे फादर फिर से सील कर दिया गया है। ये सब करने के बाद भी मेरे पास फिर से आने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसा हो गया है। आज मेरा फादर इसका बॉडी को टेक ओवर कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा कंपनसेशन का पार्ट है। वो सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अगर मेरे बेटे का बॉडी भी बर्बाद हो जाएगा फिर भी मैं इस मॉन्स्टर को बाहर नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर वो अपने वेपन का फुल पावर का यूज करके अटैक करने वाला होता है। वो सब देखकर वो डीमन कहता है अरे गधे कहीं के, अगर तुम इस बॉडी को तबाह कर भी दोगे फिर भी मेरे फादर दूसरे बॉडी को ढूंढ लेंगे, लेकिन क्या तुम सच में अपने फैमिली का आखिरी ब्लड लाइन को खत्म करना चाहते हो। ये सब सुनकर वो रोने लगा होता है और कहता नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। उस मॉन्स्टर को उससे यही उम्मीद था, इसलिए वो उसे डरपोक बोलकर वहाँ से चला जाता है। उससे जाता देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारा पावर अभी भी इस माउंटेन में सील्ड है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे वापस नहीं आते हो। अगले सीन में दूसरे जगह को दिखाते हैं जहाँ से वो वाला मॉन्स्टर गुजरता है और उसी के नीचे में फैंग लोग रह रहे होते हैं। उससे ज़्यादा फील करके वो जल्दी से उसके बारे में पता करने लगी होती है कि अगर हो क्या रहा है। वो सब देखकर यान किंग भी पूछने लगी होती है आखिर हुआ क्या है, क्या ये बुरा संकेत या फिर
अच्छा संकेत है। चू युआन काफी हैरानी से कहती है कि ये एक बहुत ही बुरा संकेत है, कुछ बहुत ही बड़ा चीज होने वाला है और ये ब्लड बाथ होगा। उसकी बात सुनकर फैंग लाइट अलायंस को होली सन को याद करते हुए सोचता है कि जरूर ये उसी से रिलेटेड होगा। मुझे जल्दी से व्हाइट टाइगर के टैलेंट को ऑब्टेन करना पड़ेगा और पांचों को मिलाकर मुझे जल्दी से सुप्रीम बॉडी को बनाना पड़ेगा। इतना सोचकर वो लिन हुई से कहा था कि तुम इन दोनों को तियानवो कॉन्टिनेंट के फैंग फैमिली में पहुंचा दो और मैं और हुआंग बारबेरियन टेरिटरी से होकर आते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो दोनों बारबेरियन टेरिटरी में पहुंच गए होते हैं, जहां पर एक एल्डर उसका काफी इज्जत से स्वागत कर रहा होता है और कहते हैं कि अगर ये मेरे पावर के अंदर में रहेगा तो मैं आपका इच्छा पूरा करने का पूरा कोशिश करूंगा। फैंग सीधे पॉइंट पर जाते हुए व्हाइट टाइगर क्लान के बारे में पूछ लेता है और उससे कुछ देर तक बातें करने पर उसे पता चल जाता है कि वो ऑब्टेन करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। उनकी बातें सुनकर हुआंग चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि आप इसके साथ इतना ज्यादा पोलाइट क्यों हो रहे हैं, मेरी मानिए तो आप इनका बीस्ट गॉड टेंपल को तोड़कर व्हाइट टाइगर को छीन लीजिए। वो सुनकर एल्डर भी चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि अगर तुम कौन हो और मेरे टेरिटरी में एरोगेंट होने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसा हो गया। तभी हुआंग अपना ऑरा दिखाने लगा होता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि आखिर ये बंदा आया कहाँ से है। लगता है कि ये बंदा मेरे ट्राइब के एल्डर से भी काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इसे ऑफेंड करना बेवकूफ़ी होगी। तभी हुआंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि चुपचाप मुझे सच बता दो कि क्या कोई ऐसा जगह है जहाँ पर हम व्हाइट टाइगर को बीस्ट को ढूंढ सकते हैं। वो देखकर फैंग उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहने लगता है। वहीं पर वो गोट एंसेस्टर उससे कहने लगा होता है कि मैंने सुना एक रूइन में अभी भी कुछ सेक्रेट बीस्ट का डिसेंडेंट मौजूद है, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल और अनइंटेलिजेंट है, जो कि हम बारबेरियन के लिए टेम करना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए हम लोगों ने उन्हें वैसे ही छोड़ दिया था। वो सब सुनकर फैंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर जल्दी से उसका लोकेशन के बारे में पूछने लगता है। गोट एल्डर उससे वहाँ का लोकेशन बताकर कहता है कि हमारे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग में व्हाइट टाइगर वाले वहाँ पर अपीयर तो हुए थे, लेकिन अभी भी वहीं पर होंगे वो मैं नहीं कह सकता हूँ। वो सब जानकर फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और पूछता है क्या सेक्रेट बीस्ट का अल्टीमेट टैलेंट उनके डिसेंडेंट से कंपेयर किया जा सकता है। इसके जवाब में वो कहता है ऑफकोर्स नहीं, डिवाइन वाटर से नहाने के बाद भी और इवॉल्व करने के बाद भी नहीं, एक ऑर्डिनरी डिसेंडेंट डिवाइन बीस्ट लेवल के टैलेंट पर नहीं पहुंच सकता है। बिल्कुल तुम्हारा फैंग फैमिली के एम्परर बॉडी के जैसा। एक बार सेंट रिलम में पहुंचने के बाद एम्परर ब्लड लाइन के कारण तुम तुरंत हाई लेवल के दाव को समझ सकते हो। ये एबिलिटी सिर्फ सेंट बीस्ट पोजेस कर सकते हैं और सेंट बीस्ट के डिसेंडेंट को खुद ही समझना पड़ता है। अगर तुम लोग एक्सट्रीम टैलेंट को समझना चाहते हो तो तुम लोगों को होंगमिंग रिलम के बीस्ट गॉड टेंपल में जाना पड़ेगा। वहाँ पर एंसेस्टर वर्शिप की एक जगह है, उनका कल्टीवेशन व्हील तुम्हारे एक्सट्रीम टैलेंट को हेल्प कर सकता है। फैंग पूछता है क्या मैं इंसान होकर भी जा सकता हूँ। ये बोलकर वो सोचता है पिछली बार जब मैं सुयू को हुआंग फैमिली को फोरबिडन लैंड से लेकर भाग गया था तो वो लोग मुझे अपने फैमिली को वांटेड बना दिए थे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर मैं वहाँ पर चला जाऊंगा तो मैं बच भी पाऊंगा। तभी गोट एल्डर उसे एक बीस्ट ऑर्डर नाम का ID कार्ड जैसे कुछ देते हुए कहता है कि उसे जाकर दिखाओगे तो तुम बारबेरियन क्लान का VIP जैसे तुम्हें ट्रीट किया जाएगा और तुम होंगमिंग रिलम के बीस्ट गॉड टेंपल में भी जाकर हेल्प ले सकते हो। फैंग उसे लेकर थैंक्स बोलकर वहां से जाने लगा होता है। उससे जाता देखकर गोट एल्डर उससे कहते कि आप जो मुझसे पूछे हैं प्लीज इसे दूसरों से सीक्रेट रखिएगा। वहीं पर उन दोनों को दिखाते हैं जहां पर वो लोग सबसे पहले सबसे सामने वाले रूइन में जाने की बातें करके वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर काफी सारे लोग एक बंदे को पीछा कर रहे होते हैं। वो सब देखकर फैंग एक बंदे को पकड़कर उससे पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वो बंदा कहता क्या तुम यहाँ पर नए हो, क्या तुम्हें टाइगर कप के बर्थ के बारे में कुछ नहीं पता है। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि इसका नाम तो व्हाइट टाइगर का डिसेंडेंट जैसा लग रहा है, मुझे नहीं पता है कि इसका व्हाइट टाइगर से कुछ लेने देना है या नहीं है, चलो पहले इसके बारे में पता कर लेते हैं। ये सोचकर वो उसे एक सोर्स स्टोन देते हुए उससे पूरा इन्फॉर्मेशन मांगने लगा होता है। उस स्टोन को देखकर वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे बताने लगा होता है कि सनराइज रूइन के अंदर में हमेशा से कंगयान किंगलिन टाइगर रहती थी। अडल्ट टाइगर का पावर काफी ज्यादा था, इसलिए उसे कोई भी ऑफेंड नहीं करता था, लेकिन रिसेंटली में कुछ लोगों को पता चले कि वो एक्चुअली में बच्चे को जन्म दी है। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे एक और स्टोन देते हुए उस टाइगर के लोकेशन के बारे में पूछने लगता है। उस स्टोन को देखकर वो बंदा और ज्यादा खुश होकर उसे बताते हुए कहता है कि उसका जन्म देने वाला बात ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा न्यूज है, इसलिए ये न्यूज काफी सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है और काफी सारे लोग उसका बच्चा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। और सेम टाइम में मदर टाइगर भी काफी ज्यादा कमजोर थी, इसलिए काफी सारे स्ट्रॉन्ग लोग उसका काम तमाम करने के लिए चले गए हैं और वो मारी भी गई है। वो सब सुनकर फैंग पूछता है अगर वो मारी गई है तो उसका कब का क्या हुआ है। वो बंदा एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि टाइगर कब को वो बंदा चाउस का फायदा उठाकर लेकर चला गया है, इसलिए सभी लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उसे देखकर फैंग सोचता है कि वो बंदा देखकर जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी उससे याद आ जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि चैंगनान होता है। वो याद करके फैंग जल्दी से उसका हेल्प करने के लिए जाने लगा होता है। वहीं पर चैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो अभी भी भाग ही रहा होता है कि तभी एक बंदा उस पर पीछे से हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो भाग नहीं पाता है और सभी लोग उसके करीब पहुंचने लगे होते हैं। वो सब देखकर चैंगनान उसे धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर कोई भी आगे बढ़ने की
कोशिश करेगा तो मैं इस टाइगर के बच्चे को मार दूंगा। ये सुनकर सभी लोग रुक जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे धमकी देते हुए कहने लगे होते हैं कि अगर तुम उसे कुछ भी करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उनकी बातों सुनकर चैंग नन कहा था, क्या तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तो ऐसे ही मरने वाला हूँ, तो क्यों ना मैं इस बच्चे को अपने साथ लेकर चलता हूँ। उनकी बातें सुनकर एक बुढ़ा चिल्लाते हुए कहा था, लिटिल ब्रदर ज़्यादा पैनिक मत करो, अगर तुम मुझे वो टाइगर कप दे देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम यहाँ से सही सलामत जा सकोगे। ये सुनकर बाकी के लोग भी उसे गारंटी देने लगे होते हैं। चेंग नन खुद को हील करते हुए उनसे कहता है कि लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक ही टाइगर का कप है, इसलिए मैं किसको दूं। ये सुनकर वो सभी लोग आपस में फाइट करने का कगार पर आगे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर राइजिंग सन होली लैंड का सेंट वहां पर आ जाता है। सेंट को देखकर फैंग को उसके काफी ज्यादा चिंता होने लगी होती है और वो उसको हेल्प करने जाने के लिए कहता है, लेकिन वांग उससे रोकते हुए कहता है, ज्यादा चिंता मत करो, वो देखकर लग नहीं रहा है कि आसानी से पकड़ा जा सकता है, पहले हम देखेंगे कि आखिर वो क्या करता है। ये बोलकर वो लोग ऑब्जर्व करने लगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि चैंग नन टाइगर के बच्चे को लेकर भाग रहा होता है, लेकिन उसका भागने से पहले वहां पर राइजिंग सन होली लैंड का एक सेंट आ जाता है और उसका ताकत के सामने उसे हार मानना ही पड़ता है। इसलिए वो सभी लोगों को रास्ते से हटने के लिए बोलकर अपने हाथों से ही उसे उस टाइगर का बच्चा देने के लिए कहता है। उसका बात मानकर सभी लोग उसके रास्ते से हट जाते हैं, लेकिन चेंग नन उसे बच्चा देने का बजाय वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, जिससे वो सेंट काफी ज्यादा भड़क जाता है और जल्दी से अटैक करके उसे जख्मी कर देता है और अपने लोगों को उसे पकड़ने के लिए भेज देता है। लेकिन उससे पहले ही फैंग उनके बीच में आ जाता है। फैंग को वहां पर देखकर उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो लोग उस पर भी अटैक करने जाते हैं, बट फैंग ही काफी आसानी से उन दोनों को पीट के वापस भेज देता है। थप्पड़ खाकर वो दोनों जल्दी से अपने एल्डर के पास जाकर उसे शिकायत करने लगते हैं। फैंग को देखकर वो सेंट सोचते हैं कि वो बच्चा तो सिर्फ मार्शल एम्परर के लेवल 7 में ही है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे मरने आ गया है। ये सोचकर वो उस पर अटैक कर देता है। उसका अटैक को काउंटर करने के लिए फैंग अपने हेवनली लाइटनिंग का यूज करके उसके अटैक को काउंटर कर देता है। उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइटनिंग को देखकर वो सेंट काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। वहीं पर फैंग को पहचान कर चेंग नन चैन के साथ लेते हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम हो। ये सुनकर फैंग उससे कहता है, माफ करना मुझे देरी हो गई, लेकिन ज़्यादा चिंता मत करो, तुम यहाँ से सेफली जाओगे। दूसरी तरफ में उनकी बातें सुनकर वो सेंट उससे कहता है कि ये ठीक है कि तुम उसे यहाँ से लेकर जाना चाहते हो, लेकिन उससे पहले टाइगर के बच्चे को हमारे हवाले तुम्हें करना पड़ेगा। इसके जवाब में फैंग उसे प्रवोक करते हुए कहता है, क्या होगा अगर मैं देने से मना कर देता हूँ तो? ये सुनकर वो काफ़ी गुस्से में उससे कहता है, तो क्या इसका मतलब तुम सच में राइजिंग सन होली लैंड के खिलाफ जाना चाहते हो? अगर ऐसी बात हो तो ठीक है। ये बोलकर वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो सब देखकर चैंग नन को उसका काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगा होता है और वो उससे कहता है, उसका अटैक में काफ़ी ज़्यादा ताकत लग रहा है, जल्दी से पीछे हट जाओ, तुम सेंट के अटैक को सह नहीं पाओगे, जल्दी से मुझे छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन फैंग बिल्कुल भी नहीं डरता है और वो उसे भी डरने के लिए नहीं कहता है। ये बोलकर वो सोचता है कि चाहे कैसा भी पावर क्यों ना हो, वो हेवनली लाइटनिंग के सामने बेकार हो जाएगा। ये सोचकर वो फिर से उस लाइटनिंग का पावर को यूज करके काउंटर कर देता है, जिससे उसका अटैक बेकार हो जाता है और वो आगे बढ़ने लगता है। जो देखकर उस सेंट की फटने लगी होती है और वो पिट जाता है। उसका वैसा हालत देखकर उसके दोनों चमचे उसे छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। जो देखकर सेंट का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो भी वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर अपना जान बचाने के लिए चैंग नन उसका थैंक्स कर रहा होता है और अपना जान बचाने के लिए वो उस टाइगर के बच्चे को फैंग को देने के लिए कहने लगता है, लेकिन फैंग उसे लेने से मना करते हुए कहा था कि तुम्हारा गिफ्ट बहुत ही बड़ा है, जिससे कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं यहाँ पर इसके लिए नहीं आया हूँ। अगर तुम मुझे सच में थैंक्स करना चाहते हो तो तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि मदर टाइगर का बॉडी कहाँ पर है। चैंग नन उस टाइगर के बच्चे को अपने रिंग में रखते हुए कहते हैं कि भागने में मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, इसलिए मुझे नहीं पता है। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वांग उसका बॉडी को लेकर आते हुए कहते हैं कि मुझे मिल गया है। उसके मुंह से मास्टर वर्ड सुनकर चैंग उससे पूछता है कि तुम डिसाइपल कब से एक्सेप्ट करने लगे हो। ये सुनकर फैंग अपना सर खुजाते हुए कहता है, ये बहुत ही लंबी कहानी है। तभी वो टाइगर का बॉडी में उसका सर को नहीं देखकर वो पूछता है, उसका सर क्या हो गया? बिना सर के हम उसके एसेंस कोर को कैसे निकाल पाएंगे? ये सुनकर चैंग उससे कहता है कि इसके सर को जरूर वही लोग बेचने के लिए लेकर चले गए होंगे, इसलिए वो लोग उसके सर को ढूंढने के लिए सन राइजिंग होली लैंड के एंशिएंट सिटी में जाने लगे होते हैं, जहाँ पर वो लोग बहुत ही दिनों के बाद मिलने के कारण काफ़ी सारा बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पर वो लोग सबसे पहले वहाँ का ऑक्शन हाउस में जाते हैं और जाकर डायरेक्टली उस टाइगर के हेड के बारे में पूछने लगा होता है। उसका हेड के बारे में सुनकर शॉपकीपर काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि वैसा कुछ यहाँ पर है ही नहीं। उसका वैसा रिएक्शन देखकर फैंग उससे कहता है कि मैं उसे यहाँ पर बीट करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि डायरेक्टली जाकर उसे ढूंढ कर लेकर आओ, और अगर तुम इतना बड़ा ऑक्शन हाउस का शॉपकीपर होने के बावजूद भी उसे ढूंढ नहीं पाओगे तो जाकर होली लॉर्ड को ढूंढने के लिए कहो। फैंग के मुंह से होली मास्टर के बारे में वो सभी बातें सुनकर शॉपकीपर का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो काफ़ी गुस्से में उस पर चिल्लाने लगा होता है।
वो उस पर चिल्ला ही रहा होता है कि तभी हुआंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि मेरे मास्टर तुम्हें ढूंढने के लिए बोले हैं तो जाकर जल्दी से ढूंढो। ये देखकर शॉपकीपर काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि सिर्फ एक ही टैप से ये मुझे इतना ज़्यादा सप्रेस कर दिया कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, और ये उस बच्चे को मास्टर बुला रहा है तो कहीं इसका मतलब उसका ताकत इससे भी कम नहीं होगा, मुझे जल्दी से मदद लेकर आना पड़ेगा। इतना सोचकर वो उन्हें वहीं पर रुकने के लिए बोलकर जल्दी से अरेंजमेंट करने लगा होता है और जल्दी से अपने एक बंदे को होली मास्टर को रिपोर्ट करने के लिए कह देता है। उसे भेजकर वो उन लोगों को काफ़ी अच्छा तरह से खातिरदारी करने लगा होता है। और कुछ देर के बाद भी जब वो नहीं आता है तो फैंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा होली मास्टर कछुआ है, वो अभी तक क्यों नहीं आया है। ये सुनकर वो कहता है कि ज़्यादा चिंता मत कीजिए, वो आते ही होंगे। ये बोलकर वो शॉपकीपर काफ़ी गुस्से में सोचता है कि इस बच्चे को ये नहीं पता है कि आसमान कितना ऊँचा है और ज़मीन कितना नीचा है। जैसे ही मैं सेंट रिले में पहुँचूंगा सबसे पहले मैं इसी बच्चे को ख़त्म करूँगा। तभी वहाँ पर वही सेंट अपने कुछ लोगों के साथ आकर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने सुना कि कोई यहाँ पर दादागिरी दिखा रहा है। उस सेंट को देखकर फैंग कहता है ओ तो तुम हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम मरोगे नहीं और इतनी जल्दी हील होकर वापस भी आ जाओगे। उसे देखकर वो सेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगा होता है कि मैं तुम्हें ढूंढने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम खुद ही मेरे पास आ गए हो। ये बोलकर वो अपने लोगों को पूरा ऑक्शन हाउस को सील करने के लिए कहने लगता है। उसका वैसा रिएक्शन देखकर फैंग कहता है कि ज़्यादा चिंता मत करो, मैं कहीं पर भागने वाला नहीं हूँ, बल्कि मुझे दुख इस बात की है कि चैन वो ऑक्शन हाउस को रीबिल्ड करना पड़ सकता है। तभी वहाँ पर होली मास्टर आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग जल्दी से होली मास्टर को ग्रीट करने लगे होते हैं और वो सेंट उससे शिकायत करने लगा होता है कि यही वो बंदा है जो कि टाइगर का कप को चुरा लिया था, मेरे लोगों को पीटा भी है और आपको काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी कर रहा है। उसकी बातें सुनकर वो फैंग से पूछता है कि जल्दी से अपने बारे में बता दो। ये सुनकर फैंग अपने बारे में बताकर उससे कहता है कि मैं यहाँ पर उस टाइगर के हेड को ढूंढने में आपकी मदद चाहता हूँ। उसका नाम सुनकर वो थोड़ा सा हैरानी से पूछता है कि क्या तुम्हें इंपेरियल सिटी के फैंग फैमिली के यंग मास्टर फैंग हाउ हो। यंग मास्टर शब्द सुनकर वो सेंट चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि आप उसके साथ इतना ज़्यादा पोलाइट क्यों हो रहे हैं। ये सुनकर वो उसे एक झापड़ लगाते हुए कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है, ये तियानवे कॉन्टिनेंट का ग्रेटेस्ट जीनियस है, इंपेरियल सिटी फैंग फैमिली का फैंग हाउ ये है। ये बोलकर वो अपना पसीना पोंछते हुए सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि ये अपना आइडेंटिटी मुझे पहले ही बता दिया था, नहीं तो मुझे डर है कि मैं अपना पोजीशन को भी खो सकता था। वहीं पर ये सब सुनने के बाद वो सेंट फैंग से काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगा होता है। उसकी माफ़ी सुनकर होली मास्टर उससे कहता है तुम्हारे पास उसका हेड है ना, जल्दी से उसे दे दो। वो बंदा डर के मारे उसे दे देता है। फैंग उसे लेते हुए कहता है ऑफकोर्स मैं इसे फ्री में नहीं लूँगा, मैं इसका पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है। ये एल्डर ना सिर्फ मेरे दोस्त को लूटने की कोशिश किया था बल्कि उसे चोट भी पहुँचा दिया था। मैं आशा करता हूँ कि आप सही सजा उसे देंगे। ये सुनकर होली मास्टर उससे पूछता है क्या ये सच है। वो एल्डर डर के मारे कहता हाँ वो सच है। ये सुनकर होली मास्टर उस पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम जूनियर को बुली कैसे कर सकते हो। उसे पीटकर वो उनसे कहता है कि मैंने उसका दांतियन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब वो और कल्टिवेट नहीं कर सकता है, अब वो बेकार हो गया है। आप इससे सेटिस्फाई तो हो गए हैं ना। चैंग कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि वो अपना ये सबक याद रखेगा। ये बोलकर वो लोग वापस जाने लगे होते हैं, जहाँ पर फैंग उससे कह रहा होता है कि मैं होली मेडिसिन लैंड जाकर टाइगर हेड को रिफाइन करना चाहता हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे। चैंग उसे मना करते हुए कहते हैं कि मैं अभी भी और चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ और अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो तुम मेरा बदला हुआ रूप देखोगे। ये बोलकर वो लोग अपने अपने अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि फैंग मेडिसिन लैंड में पहुँचकर एक रूम में बैठ जाता है और अपने बॉल को उसके एसेंस कोर को निकालने के लिए कहता है। इसलिए वो उसके एसेंस कोर को निकाल देता है और हमेशा की तरह फिर से उसके मुंह में ठूस देता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगा होता है, लेकिन वो किसी तरह से उसे रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है। वो सब देखकर वांग उससे कहते हैं ये कुछ ऐसा चीज़ है जिसे कि कोई भी आम बंदा रिफाइन नहीं कर सकता है, इसलिए आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। इसके एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग दरवाजे के सामने सो रहा होता है। तभी वहाँ पर यूनिंग आकर उससे पूछते कि फैंग अपने आप को एक दिन से बंद करके रखा हुआ है, उससे कुछ हो तो नहीं गया है ना। वांग अंदर का आवाज़ सुनकर उससे कहता ज़्यादा चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। वहीं पर अंदर में दिखाते हैं जहाँ पर फैंग सक्सेसफुली उसे पूरी तरह से रिफाइन कर लेता है और पाँचों का पाँचों एनर्जी को फ्यूज करके सुप्रीम बॉडी में रिफाइन करने लगता है और अपना पावर देखकर अपने मास्टर को याद करते हुए खुद से कहता है कि मास्टर मैंने सुप्रीम बॉडी को फोर्ज कर लिया है और अब मैं वॉइड के पावर को यूज कर सकता हूँ, आप कहाँ चले गए हैं, मैं जरूर आपको ढूंढ लूँगा। ये सब बोलकर वो दरवाजा को खोल देता है, जहाँ पर उसे देखकर वांग कहता है कि अगर आप नहीं आते तो मिस यूनिंग को मैं रोक नहीं पाता। ये सुनकर वो थोड़ी सी शर्मा जाती है।
तभी फेंग उसे तीनों एल्डर के पास लेकर जाने के लिए कहता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो तीनों एल्डर के पास पहुंच गया होता है, जहां पर एक एल्डर उससे कह रहा होता है कि आप अपने सुप्रीम बॉडी को फोर्ज कर लिए हैं ना, लगता है कि अब दुनिया को आपका आइडेंटिटी बताने का वक्त आ गया है। लेकिन फेंग मना करते हुए कहता है ये ठीक आइडिया नहीं है। मैंने एंशिएंट बुक्स में पढ़ा है कि जब एक बार वॉइड लॉर्ड का जन्म हो जाएगा तो वो पूरा दुनिया का राजा बन जाएगा। मैं तो बस अभी अपना बॉडी को फोर्ज ही किया हूँ, और अगर मैं अभी अपना आइडेंटिटी को रिवील कर दूंगा तो हमारे दुश्मन चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जब मैं ग्रेट सक्सेस को अचीव कर लूँगा तब हम लोग बाद में अनाउंस कर देंगे। अभी सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ मेडिसिन लैंड को होंगमिंग रिलम में पहुँचाने वाला बात है। ये सुनकर एक एल्डर पूछते इतना जल्दी, कहीं इसका मतलब आप सब कुछ प्रिपेयर तो नहीं कर लिए है ना? फेंग कहा था हाँ, मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे सोर्स स्टोन को जमा कर लिया है, अब हम जल्दी वहाँ पर एक मेडिसिन लैंड को स्टेबलाइज कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एडवांस में प्रिपरेशन करके तैयार हो जाइए, तब तक मैं अपने घर होकर आता हूँ। और यही बोलने के साथ यही कहते कि तुम जब भी जाते हो तो काफ़ी टाइम के लिए गायब हो जाते हो, इसलिए मैं भी होंगमिंग रिलम ना जाकर तुम्हारे साथ में जाना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर फेंग उससे कहते हैं कि मुझे अभी काफ़ी सारा काम है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सा अपना आवाज़ को ऊंचा करते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारा घर जाना चाहती हूँ। इसके लिए फेंग मान जाता है। इसके बाद अगले समय इंपेरियल सिटी को दिखाते हैं, जहाँ पर फेंग फैमिली का वापस आने वाला बात को लेकर सभी लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन कर रहे होते हैं। उनके साथ साथ वहाँ पर दोनों फैमिली के हेड भी जाकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन कर रहे होते हैं और उनका चमचागिरी करते हुए कहते हैं कि अब से फेंग फैमिली इंपेरियल सिटी का लीडर बनेगा और हम लोग फेंग फैमिली को ऑर्डर को मानेंगे। उनकी फालतू के बकवास सुनकर फेंग पैचेज सार्कास्टिक होकर कहता है कि जब लाइट अलायंस वाला आया था तब भी तुम लोग यही कहे थे। ये सुनकर उन दोनों का मुंह ही बंद हो जाता है और वो लोग अपने बचाव में कुछ कहने की कोशिश करने लगे होते हैं। वो सब देखकर एंसेस्टर पैचेज से कहते हैं कि वो सब तो पास्ट में था, इसलिए भूल जाओ। आज हमारा फेंग फैमिली का बहुत ही बड़ा दिन है, इसलिए उन सब के बारे में आज नहीं बात करते हैं। तभी वहाँ पर सन फैमिली का पैचेज आ जाता है और वो अपने साथ किसी और को लेकर आ रहा होता है। उसे देखकर फेंग पैचेज उससे कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन आज मेरा फेंग फैमिली का बहुत ही बड़ा दिन है, इसलिए जिसे इनवाइट नहीं किया गया है उन लोगों का आना अलाउ नहीं है। ये बोलकर वो उससे जाने के लिए कहने लगता है। ये सुनकर सन पैचेज चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि क्या तुम लोग अभी से इतना ज़्यादा एरोगेंट हो गए हो? ये होंगमिंग रिलम को वुकिंग पेवेलियन का लॉर्ड है, तुम ना सिर्फ उसका वेलकम भी नहीं कर रहे हो बल्कि तुम उसे भगा भी रहे हो। होंगमिंग रिलम के बारे में सुनकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं, लेकिन वहीं पर उससे फेंग पैचेज को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उनसे फिर से कहता है कि मैं फिर से कह देता हूँ कि बिना इन्विटेशन के किसी का भी आना अलाउ नहीं है। उसकी बातें सुनकर सेंट पैट्रिज अपने बंदे से कहने लगा होता है कि वो लोग तो वुकिंग पेवेलियन को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये सुनकर वो बंदा अपना पावर दिखाते हुए कहने लगा होता है कि फेंग फैमिली सिर्फ चैनवो कॉन्टिनेंट में ही पावरफुल है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया होंगमिंग रिलम से कम्पीट करने का? ये बोलकर वो हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर फेंग स्पेस क्रैक से आते हुए कहता है कि अब ये वुकिंग पेवेलियन कहाँ से आ गया है। उसका आवाज़ को सुनकर वो बंदा हैरानी से सोचने लगा होता है कि हालांकि वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा यंग बंदे का है, लेकिन उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। तभी उसमें से फेंग हुआंग और यूनिंग निकल कर आ जाती है और फेंग आकर देरी के लिए उनसे माफ़ी मांगने लगा होता है। वहीं पर उसे देखकर पैचेज कहते हैं कि तुम फिर से एक नई लड़की को लेकर आ गए हो, उसे जल्दी से हमसे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करते हो? ये सुनकर वो यूनिंग के बारे में उन्हें बता देता है। वहीं पर खुद को इग्नोर होता देखकर और उन्हें आपस में बातें करते देखकर सेंट पैट्रिज का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो वुकिंग लॉर्ड से कहते हैं कि देख रहे हैं कि वो आपको कैसे फेस बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। उनकी बात सुनकर फेंग उनसे कहता है कि आज मेरा फेंग फैमिली का बड़ा दिन है, इसलिए हम उन्हें नहीं देखना चाहते हैं जिसे इन्वाइट नहीं किया गया हो। ये बोलकर वो उससे जाने के लिए कहने लगता है। उनकी बातों सुनकर अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उसका हमला करने से पहले हुआंग उन दोनों के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है कि मेरे मास्टर कहे ना कि तुम लोगों को यहाँ पर वेलकम नहीं है, क्या तुम लोगों को इंसानी भाषा समझ में नहीं आता है क्या? वहीं पर उसका हाथ का प्रेशर को फील करके वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि ये क्या हो रहा है, मैं एक सेंट होने के बावजूद भी इस बुढ़े के प्रेशर में एक उंगली को भी हिला नहीं पा रहा हूँ। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो ही रहा होता है कि तभी हुआंग उन दोनों को दूसरे तरफ में धोने लिए लेकर जाने लगा होता है, जो देखकर सभी लोग देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद उसके बाकी का गर्लफ्रेंड्स को दिखाते हैं, जो लोग फेंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन एक नई लड़की को देखकर उसके बारे में पूछते हैं। उनका क्वेश्चन सुनकर फेंग उन्हें यूनिंग के बारे में बताने लगा होता है। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर यान फैमिली का कुछ रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं। यान फैमिली के बारे में सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। वहीं पर यान फैमिली का 4 कोर डिसाइपल को दिखाते हैं, जो कि यान फैमिली की तरफ से आ
आते हैं। उन्हें देखकर एंसेस्टर उनका वेलकम करने लगे होते हैं। तो वहीं पर फैंग पैट्रियट सोचता है कि वो लोग तो होंगमिंग रियलम का 8 ग्रेट पावर में से एक है, वो लोग मेरे छोटे से इंपेरियल सिटी में क्या कर रहे हैं, कहीं ये फिर से फैंग हाओ का करतूत तो नहीं है ना। वहीं पर उन्हें देखकर फैंग सोचता है कि हालांकि मैं यान किंग से रिलेटेड हूँ, लेकिन मैंने यान फैमिली को ऑफेंड भी कर दिया है। आखिर यान फैमिली वाले इस वक्त अपने लोगों को क्यों भेज रहे हैं। उन्हें देखकर यान किंग को भी चिंता होने लगी होती है। दूसरी तरफ में वो चारों कोर डिसाइपल जाकर पैट्रियट और एंसेस्टर को ग्रीट करते हैं। उन्हें देखकर पैट्रियट पूछता है क्या बताना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। उनका सीनियर कहता है कि हम लोग यहाँ पर मिस यान किंग को लेकर जाने के लिए आए हैं, अगर वो फैंग फैमिली में है तो हमें बता दीजिए। उसकी बात सुनकर फैंग पैट्रियट कहते हैं कि आज हमारा फैंग फैमिली का बहुत ही बड़ा दिन है और मिस यान किंग हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है, इसलिए उसे जबरदस्ती लेकर जाना आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट होगा। ये सुनकर वो बंदा पैट्रियट के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि अगर आप उसे हमें नहीं सौंपेंगे तो रूड होने के लिए हम आपको ब्लेम नहीं करेंगे। वो सब तमाशा देखकर यान किंग चिल्लाते हुए कहते हैं ये सब नाटक बंद करो, मैं खुद ही आ रही हूँ। उसकी बातें सुनकर वो चारों एक साथ उससे कहते हैं कि पैट्रियट के ऑर्डर से हम लोग यहाँ पर आपको वापस लेकर जाने के लिए आए हैं। उनकी बातें सुनकर यान किंग काफी ज्यादा सॉफ्ट हो ही रही होती है कि तभी फैंग उसके सामने आते हुए कहते हैं कि और क्या होगा ये जाने से मना कर देती है तो क्या तुम लोग जबरदस्ती करोगे। ये बोलकर वो यान किंग से कहता है कि खुद से पूछो क्या तुम सच में जाना चाहती हो। ये सुनकर उसके बाकी के दोस्त भी उसे मनाने लगे होते हैं, लेकिन अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती है और वो उनसे कहते मुझे जाना ही पड़ेगा। यान फैमिली कुछ ऐसा वैसा फैमिली नहीं है जिससे तुम लोग ऑफेंड कर सकते हो। ये सुनकर फैंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि ऐसा नहीं कि हमने उसे पहले ऑफेंड नहीं किया है, कोई बात नहीं, हम लोग उससे एक बार और ऑफेंड कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर एक बंदा अपने स्पेयर निकालते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। ये बोलकर वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। उसके अटैक को काउंटर करते हुए फैंग भी कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम उसे लेकर जाने का कैपेबल हो या फिर नहीं। ये बोलकर वो उसके अटैक को काउंटर कर देता है, जिससे वो बंदा पीछे फेंका जाता है, जो देखकर उसके बाकी को जूनियर भी काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। और उनके साथ साथ वो बंदा भी काफी ज्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, वो सिर्फ एक ही अटैक में मेरा अटैक को खत्म कैसे कर सकता है। वो बंदा तो सिर्फ मार्शल एम्परर के लेवल 6 में ही है। तभी फैंग उनसे कहता है क्यों ना बैंकोट का इफेक्ट ना करने के लिए तुम चारों एक साथ क्यों नहीं आ जाते हो। ये सुनकर वो तीनों के तीनों काफी ज्यादा हैरानी और काफी गुस्से में चिल्लाने लगे होते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि हमें एक साथ चैलेंज करने पर क्या हो सकता है। फैंग उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने अभी तक परिणाम के बारे में नहीं सोचा है, जल्दी से फाइट को खत्म करते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि खाना तब तक ठंडा हो जाए। उसका प्रोवोकेशन को सुनकर वो चारों अब काफी ज्यादा भड़क गए होते हैं और वो चारों अपने फॉर्मेशन में आकर उस पर अटैक करने लगे होते हैं। उसका अटैक देखकर उसकी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा चिंता करने लगी होती है और उसे संभलने के लिए कहने लगती है। वहीं पर उसका अटैक देखकर फैंग कहते हैं चलो इसी बहाने मैं अपने सुप्रीम बॉडी के पावर को भी चेक कर लूंगा। ये बोलकर वो उसके अटैक को काउंटर कर देता है, जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका हो जाता है और धूल और धुंध हटने पर पता चलता है कि फैंग को कुछ भी नहीं हुआ होता है। वो सब देखकर वो चारों काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और एक बंदा कहता है कि वो बंदा तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर निकला, अब हमें क्या करना चाहिए। उनकी बातें सुनकर उनका लीडर कहता है कि अगर वो ताकतवर भी है फिर भी वो सिर्फ एम्परर के लेवल 6 में ही है, हम चारों अपने जनरेशन के बेस्ट है और एक साथ मिलकर सेंट को भी मार सकते हैं। ये बोलकर वो सभी लोग फिर से अपना फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगे होते हैं। वो सब देखकर फैंग सोचता है कि थंडरगोड पैलेस 8 ग्रेट फैमिली में से एक होने का वर्दी है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि और कितना फॉर्मेशन उनके पास है। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर इस पर वो लोग फॉर्मेशन में से एक चीता बनाकर अटैक करवा देते हैं। वो देखकर फैंग सोचता है कि ये मूव तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा है, चलो इसी के बहाने मैं अपने सुप्रीम बॉडी का शानो प्रोटेक्शन को भी चेक कर लेता हूँ। ये बोलकर वो अपना डिफेंस का यूज करके उसके अटैक को काफी आसानी से रोक देता है, जो देखकर उसका लीडर काफी ज्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि आखिर जैसा हो क्या रहा है। यहाँ तक कि क्लान के एल्डर भी हमारे कंबाइन अटैक से डरते हैं, लेकिन ये बंदा कैसे इतनी आसानी से उसे रोक सकता है। अगर ये बंदा सेंट रिले में पहुंच जाता है तो इसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो उसके अटैक को डिफेंड करने के कुछ ही सेकंड के बाद में उसके अटैक को खत्म भी कर देता है, जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी फैंग उनसे कहता है कि हार जीत का फैसला हो गया है और तुम चारों अपने अपने घर जा सकते हो। यान फैमिली के डिसाइपल होने के कारण मैं इस मैटर को और ज्यादा परस्यू नहीं करूंगा। ये सब वो कह ही रहा होता है कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कि हंसते हुए कहता है थर्ड एल्डर, जैसे कि मैंने कहा था ये बच्चा काफी ताकतवर है ना। ये सुनकर फैंग काफी हैरानी से पूछने लगा होता है कि आखिर कौन है यहाँ पर। तभी वहाँ पर जान फैमिली का पैट्रियट और थर्ड एल्डर वहाँ पर आ जाते हैं। अपने फादर को वहाँ पर देखकर जान किंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और पूछने लगी होती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो उससे कहते हैं कि लेटली तुम काफी ज्यादा घर से भाग रही हो तो क्या मैं तुम्हें देखने भी नहीं आ सकता हूँ। उन्हें देखकर फैंग पैट्रियट उनका वेलकम और ग्रीट करने लगता है। फैंग को देखकर थर्ड एल्डर कहता है कि तुम सच में ट्रू हीरो हो, मिस यान किंग का पसंद अच्छा है, चलो ये देखकर अब मैं रिलीफ हो गया हूँ।
हूँ। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता है आखिर आपका मतलब क्या है। वो हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है, थंडर को टेम्पल से रिलेट होना इतना भी आसान नहीं है। ये कंपटीशन जान फैमिली का सिर्फ एक टेस्ट था तुम्हें टेस्ट करने के लिए, और तुम्हारा परफॉर्मेंस उतना भी बुरा नहीं था, इसलिए मैं डिक्लेयर करता हूँ कि तुम पास हो गए हो। वो सब सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर जान पेट्रे जान किंग से कहते हैं कि अगर तुम फैंग फैमिली में रहना चाहती हो तो मैं मान गया हूँ। अपने फादर का बात का मतलब समझकर वो थोड़ी सी शर्माते हुए कहने लगी होती है कि आखिर आप ये क्या कह रहे हैं, हमारा फैमिली उनके साथ रिलेटिव कब बन गया है। वहीं पर उनकी बातें सुनकर फैंग उनसे कहते हैं कि ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं यान किंग का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये सुनकर उसके बाकी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ में उसके फादर उससे कहते हैं अब मेरा घर जाने का वक्त आ गया है, घर आकर मुझसे मिलना मत भूल जाना। ये बोलकर वो लोग चले जाते हैं। इसके एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग अपने एंसेस्टर और पैट्रियार्च को सोर्स स्वाइन के बारे में बता देता है। वो सब जानकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और एंसेस्टर का तो खुशी का ही आंसू निकलने लगा होता है। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कोई आकर फैंग से वहाँ पर चिंगथेन पैलेस का लॉर्ड आकर उससे मिलने के लिए कहता है। इसलिए फैंग उनके पास जाकर उससे मिलने का कारण पूछकर सोचता है कि मैंने सुना कि चिंगथेन पैलेस का मास्टर हमेशा सिमुलेशन में ही रहते हैं, ये दुनिया का अफेयर से दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझसे मिलने के लिए आ गए हैं। इसका मतलब जरूर कुछ बहुत ही बड़ा हो गया होगा, इसलिए ये मुझसे फिर भी मिलने के लिए आ गए हैं। वहीं पर चिंगथेन पैलेस का लॉर्ड उससे देखकर उससे कहता है कि क्या तुम्हें मिथ और लेजेंड में विश्वास है। फैंग पूछता है क्या मिथ और लेजेंड। वहीं पर वो बताना शुरू करते हुए कहते हैं कि जब हेवन और अर्थ का सबसे पहली बार जन्म हुआ था तब उसके साथ साथ क्योस का भी जन्म हो गया था, और क्योस 9 पोल्स को बनाया था जिससे वर्ल्ड का निर्माण हुआ था। वॉइड वॉरियर के पास में क्योस का बॉडी है जो कि 9 पोल के पावर को कंट्रोल कर सकता है। गॉड ऑफ वॉइड जो कि दाव के कल्टीवेशन को क्रिएट किया था, जिसके कारण सभी लोग कल्टीवेट करना शुरू कर दिए थे, और गॉड ऑफ वॉइड मेडिकल के दाव को भी क्रिएट किए थे जिससे सभी तरह का डिजीज क्योर किया जा सकता है, जिससे सभी लोग सभी तरह का पेन और सिकनेस से छुटकारा पा सकते थे। उस वक्त सभी इंसानी रेस उन्हें लॉर्ड ऑफ गॉड्स भी कहा करते थे। उनकी सभी बातें सुनकर फैंग उनसे पूछता था क्या इसका मतलब आप मुझे इंसानों की हिस्ट्री बताना चाहते हैं। लेकिन लॉर्ड उसका बात का कोई भी जवाब ना देकर अपने बात को जारी रखते हुए कहता है कि सभी गॉड्स के पास में अलग अलग फिजिक है, वो लोग अलग अलग फिजिक के साथ जन्म लिए थे, और हेवन और अर्थ में सिर्फ एक ही पर्सन उस बॉडी को पोजेस कर सकता है, और 10,000 जनरेशन के बाद भी वो सेम ही रहेंगे, और 10,000 लाइफ टाइम के बाद में वो लोग रीइंकारनेट हो गए हैं। उसकी सभी बातें सुनकर फैंग कहता है कि मुझे तो लगा था कि वॉइड गॉड ही यूनिक फिजिक वाला था, सिर्फ एक ही पर्सन दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है और 10,000 लाइफ टाइम के बाद ही दोबारा आ सकता है। मुझे लगा नहीं था कि सभी तरह के डिवाइन बॉडी सेम ही होंगे। वहीं पर वो अपने बात को जारी रखते हुए कहता है कि मिथोलॉजिकल पीरियड के टाइम में उस वक्त में एक कैलेमिटी उत्पन्न हो गया था जो कि सभी लोगों को खाकर अपने पावर को बढ़ाते रहता था, और आखिर में वो इनविंसिबल पावर को भी पोजेस कर लिया था, और वो दुनिया का सबसे बड़ा इविल क्रिएचर भी बन गया था, और वो सभी लिविंग क्रिएचर को जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर दिया था। वो तो काफ़ी सारे रेसेस को जड़ से भी खत्म करके रख दिया था, और कोई भी उसे सप्रेस नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि सभी रेसेस को गॉड्स भी उसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरलेस हो गए थे। इसीलिए आखिर में लॉर्ड ऑफ वॉइड को पर्सनली एक्शन लेना पड़ गया था, और वो उसे सील करने में सफल हो गए थे, और तब से दुनिया में शांति कायम हो गया है। लेकिन अब वो कैलेमिटी ट्रैप से बाहर निकल गया है और वर्ल्ड में दोबारा एंट्री करने वाला है। उसकी बातें सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, और छू यान के बात को याद करते हुए सोचता है तो लगता है कि वो इसी के बारे में बातें कर रही थी। वहीं पर वो आगे कहते हैं कि कैलेमिटी आ रहा है और सिर्फ लॉर्ड ऑफ वॉइड ही उसे रोक सकता है। वो सब सुनकर फैंग कहता तो लगता है कि आपको मेरा आइडेंटिटी के बारे में पता चल ही गया है, तो ये कैलेमिटी एग्जैक्टली कब अपीयर होगा। ये बोलकर वो सोचते हैं कि अगर सिर्फ लॉर्ड ऑफ वॉइड ही उसे सप्रेस कर सकता है तो इसका मतलब जब वो कैलेमिटी आएगा तो सबसे पहले मुझ पर ही अटैक करेगा। लेकिन मैं अभी तक ग्रोन अप नहीं हुआ हूँ और मेरा अभी का स्ट्रेंथ से मैं उसका बिल्कुल भी मैच नहीं हो सकता हूँ। तभी पैलेस मास्टर उससे कहता है मुझे नहीं पता। ये सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर वो अपने बात को पूरा करते हुए कहते हैं कि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, मैं सिर्फ धुंधला धुंधला कुछ देख सकता हूँ, लेकिन अगर कैलेमिटी सच में पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा तो मैं एडवांस में प्रेडिक्ट कर पाऊंगा। इतना बोलकर वो उसे एक जेड दिखाते हुए कहता है कि अगर कैलेमिटी आने वाला रहेगा तो मैं इसे क्रश कर दूंगा, अगर ये जेड टूट जाता है तो कैलेमिटी का आने का टाइम मैक्सिमम 5 साल होगा और मिनिमम 2 साल होगा। वो सब सुनकर फैंग थैंक्स बोलकर वो जेड उससे ले लेता है। तभी वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि अब मैं तुम पर काउंट कर रहा हूँ। बाय द वे उस शूजन लड़की से ये कह देना कि वो ग्रोन अप हो गई है और अब से वो अपने खुद के पाथ पर चलेगी। उसे जाता देखकर फैंग उस जेड को देखते हुए सोचने लगा होता है कि अभी भी मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव और दोस्त हैं जिन्हीं की मेरे प्रोटेक्शन का ज़रूरत है, मुझे जल्दी से कैलेमिटी के आने से पहले ग्रोन अप होना पड़ेगा। तभी वहाँ उनके सभी गर्लफ्रेंड आकर उससे पूछने लगे होते हैं कि क्या हुआ। फैंग उनसे कहता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए जाना पड़ेगा। ये सुनकर यान किंग थोड़ी सी दुखी होकर कहने लगी होती है तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या हम तुम्हें कंपनी दे सकते हैं। फैंग कहता है मुझे माफ़ करना लेकिन मैं तुम लोगों को अपने साथ नहीं लेकर जा सकता हूँ, और वैसे भी तुम लोगों को तुम्हारा अपना अपना काम भी करना है। क्योंग और वान से तुम लोगों को
जल्दी से स्वांतियन पैलेस लौटकर सेंट ट्रेक में पहुंचना पड़ेगा। यान किंग, तुम्हें तुम्हारे यान फैमिली में लौट जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा फैमिली हमारे फैमिली से काफ़ी अच्छा कल्टीवेशन रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर सकता है। ज़्यादा चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊँगा। और यूनिंग, तुम पिल दाओ को पढ़ाई करना जारी रखो, तुम्हारे टैलेंट के दम पर तुम जल्दी ही सेंट ट्रेक में पहुँच जाओगी। उसकी सभी बातें सुनकर वो लोग उससे पूछने लगे होते हैं, और तुम कहाँ पे जा रहे हो? फैंग कहता है कि मैं वांग के साथ एक बार और बीस्ट गॉड टेम्पल जाकर अपने सुप्रीम बॉडी को और ज़्यादा ताकतवर बनाऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि वो दोनों हंगमिंग रिलम का बीस्ट गॉड टेम्पल के बाहर पहुँच गए होते हैं, और वो लोग बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अंदर में से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी होती है, जो सुनकर वो लोग थोड़े से चौंक जाते हैं और देखने जाने लगे होते हैं। लेकिन उनके एंटर करने से पहले गेट कीपर उन दोनों को रोक देता है। उन्हें देखकर फैंग सोचता है कि बीस्ट गॉड सिटी होने का वर्दी है, यहाँ तक कि गार्ड भी मार्शल एम्परर के लेवल में है। ये सोचकर वो उसे गॉड एल्डर का दिया हुआ टोकन को, यानी कि उस बीस्ट गॉड ऑर्डर को दिखा देता है। उस टोकन को देखकर वो लोग उससे काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली बर्ताव करने लगे होते हैं। फैंग कहता है ज़्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो जोरदार आवाज़ किस चीज़ का था? बीस्ट गॉड सिटी में कुछ हो रहा है क्या? वो गार्ड उससे बताते हुए कहते हैं कि आप हमारे क्लान के फ्रेंड हैं, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। वो सर बारबेरियन एंशिएंट क्लान के लोगों को परेशानी खड़ा करने से हो रहा है। फैंग पूछता है वो लोग किस तरह के लोग हैं? वांग उससे बताना शुरू करते हैं कि बारबेरियन एंशिएंट क्लान एक्चुअली में एंशिएंट टाइम में बारबेरियन क्लान का ही पार्ट था, लेकिन बाद में किसी रीजन के कारण वो लोग अलग होकर अपने एक अलग ही क्लान को बना लिए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अभी का बारबेरियन एंशिएंट क्लान एक्चुअली में बारबेरियन क्लान का ट्रेटर है। उसका बात को पूरा करते हुए एक गार्ड कहता है हाँ, वो लोग हमारे क्लान का ट्रेटर है। वो लोग हेल डेविल डॉग्स की बातें सुनते हैं और टेम्प्ट होकर उसका मैजिक पावर को एक्सेप्ट करके बारबेरियन ट्राइब के अगेंस्ट में रिबेल कर दिया था। फैंग पूछता अभी हेल डॉग क्या है? वांग बताता है कि जिसमें वो लोग बिलीव करते हैं वो 3 सर वाला हेल का डॉग है। वो डेमोनिक डॉग हेल से आया है और मिस्टीरियस डेमोनिक एनर्जी को पोजेस करता है, क्योंकि बीस्ट गॉड का मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के कारण 5 फेरोसियस बीस्ट को वो लोग सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। इसलिए कुछ बारबेरियन पावर के परसूट में डेमोनिक एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिए थे और बारबेरियन ट्राइब के अगेंस्ट में रिबेल कर दिए थे, जिससे आज का एंशिएंट बारबेरियन ट्राइब का राइज हो गया है। और किस कारण से वो 3 सर वाला कुत्ता बारबेरियन रेस को चुराना चाहता है, ये बात किसी को नहीं पता है। यहाँ तक कि उस वक्त का 5 ग्रेट फेरोसियस बीस्ट को भी नहीं पता था। फैंग कि अगर वो लोग ऑलरेडी रिबेल कर दिए हैं तो यहाँ पर आके परेशानी वो लोग क्यों खड़ा कर रहे हैं? इसका जवाब एक गार्ड गुस्से में देते हुए कहता है क्योंकि हमारे क्लान के रूल के अनुसार सभी लोग, उनका रेस चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो लोग डिवाइन वाटर में नहा सकते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पर आकर तमाशा कर रहे हैं। तभी अंदर से किसी का प्रोवोकेशन का आवाज़ सुनाई देता है, जो कहता है क्या बारबेरियन ट्राइब में कोई और नहीं है, इसलिए तुम लोग कुछ गार्बेज को मुझसे फाइट करने के लिए भेज रहे हो। ये सुनकर फैंग पूछता है आखिर वो किस तरह का बंदा है? वो गार्ड बताता है कि हाल ही साल में कुछ लोग हेल डॉग के पावर के साथ जन्म ले रहे हैं। वो लोग इतना ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं कि 5 ग्रेट क्लान के मास्टर भी उनसे डील नहीं कर पा रहे हैं। हर साल वो लोग आकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। तभी फैंग वांग के साथ जाते हुए देखने के लिए चला जाता है। वहीं पर अंदर में रिंग में क्लीन क्लान के एक बंदे को दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो रहा होता है। वो सब देखकर एक एल्डर कहता है मुझे लगा नहीं था कि एंशिएंट बारबेरियन क्लान वाले एक फ्रीक को प्रोड्यूस कर दिए होंगे। उसके पास ना सिर्फ क्लीन का पावर है बल्कि उसके पास तो हेल डॉग का भी पावर है। अगर हम उससे फाइट करने की बातें करें तो कोई भी 5 क्लान के यंगर जनरेशन में उसे हरा नहीं पाएगा। दूसरी एल्डर काफ़ी गुस्से में कहते तो क्या इसका मतलब हम उसे परेशानी खड़ा करने देंगे और कुछ नहीं करेंगे? हाई प्रीस्ट कहते हैं कि मैं भी उसे पिटना तो चाहता हूँ, लेकिन हॉन्गमिंग रिलम का बीस्ट गॉड टेम्पल का हेड होने के कारण मुझे बीस्ट गॉड का ओरेकल को ओबे करना ही पड़ेगा। वहीं पर रिंग में दिखाते हैं जहाँ पर एक बंदा उसे फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन वो क्लीन बंदा एक ही पंच में उसे खाने पीने पर देते हुए कहता है कि लगता है कि बारबेरियन क्लान में और कोई नहीं बचा है, इसलिए तुम लोग बार बार गार्बेज को ही भेज रहे हो। तभी वहाँ पर उस क्लीन का सीनियर बंदा जाकर उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा होता है कि मुझे तो लगा था कि तुम लोग स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन अब पता चल रहा है कि तुम लोग बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो। क्या बीस्ट गॉड में बिलीव करने पर तुम लोगों को यही मिला है क्या? वो दोनों सीनियर और जूनियर काफी ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगे होते हैं कि क्या बीस्ट गॉड, हेल डॉग हमारा असली गॉड है जो कि हमें सुप्रीम पावर दे सकते हैं। हमारे पावर के सामने में तो तुम सभी के सभी लोग एंट हो। उनकी सभी बातें सुनकर अब हेड से रहा नहीं जाता है और वो चिल्लाकर उन्हें चुप करने के लिए कहता है और उन पर अटैक करते हुए कहते हैं कि हम तुम्हारे जैसे ट्रेटर को वेलकम नहीं करते हैं। वो देखकर वो बुढ़ा यानी कि सीनियर खुद को प्रोटेक्ट करते हुए कहने लगा होता है कि अगर तुम मुझे रिंग में हरा नहीं पा रहे हो तो क्या इसका मतलब तुम बीस्ट गॉड के ओरेकल को डिसरिगार्ड करने वाले हो? तुम तो सभी एल्डर का हेड प्रीस्ट हो, कम से कम अपना पोजीशन को तो ख्याल रखो। हमारे लिए शांत होना तो काफ़ी आसान है, लेकिन तुम्हें पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि बीस्ट गॉड हमारे हेल डॉग से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जल्दी से अपने किसी को भेजकर हमें हरा दो। अगर तुम हमें हरा नहीं पाओगे तो इसका मतलब तुम्हारा बीस्ट गॉड इनकम्पिटेंट साबित हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसे बुरा भला और ट्रेटर कहने लगे होते हैं। उनकी बातें सुनकर वो
बुड्ढा काफी ज़्यादा खुश होकर कहता है कि यहाँ तक कि 5 ग्रेट बीस्ट क्लान के चीफ भी यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी कोई कैपेबल हमसे फाइट करने के लिए भेज क्यों नहीं पा रहे हो। जैसे ही वो बंदा ये बात कहता है कि तभी वहाँ पर फेंग उसके पीछे आकर कहता है कि तुम अभी दूसरे के टेरिटरी में हो क्या, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा सा पोलाइट होना चाहिए। फेंग को देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरानी से पूछने लगा होता है कि कौन हो तुम। फेंग को देखकर बाकी के लोग भी कहने लगे होते हैं कि उसका जो ऑरा निकल रहा है उससे तो यही पता चल रहा है कि वो तो इंसान रेस का है, लेकिन आखिर के इंसानी बंदा बीस्ट गोड सिटी में कैसे आ गया है। वहीं पर फेंग के कमर में लटका बीस्ट गोड ऑर्डर को देखकर हेड काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कहीं ये वही इंसानी टीनेजर तो नहीं है ना जिसके बारे में र्यूमर ये कह रहे हैं कि उसके पास 5 डिवाइन बीस्ट का पावर उसके पास है। वहीं पर रिंग में दिखाते हैं जहाँ पर फेंग का प्रोवोकेशन सुनकर वो किलिन बंदा काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है और उस पर अटैक करने लगता है। उससे काउंटर करने के लिए फेंग भी उस पर अटैक कर देता है, जिससे उनका पंच एक दूसरे से टकराने से वो किलिन बंदा ही कुछ कदम पीछे फेंका जाता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। और कुछ लोग हेड से पूछने लगे होते हैं कि आखिर वो यंगमैन कौन है। हेड प्रिस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगे होते हैं कि वो फेंग हुए बीस्ट गॉड ने हमें अभी तक अबेंडन नहीं किया है। वहीं पर किलिन को दिखाते हैं जो अपना हाथ देखकर काफ़ी हैरानी से कह रहा होता है कि आखिर उसका जैसे एक छोटा सा बच्चा मुझसे ताकतवर कैसे हो सकता है। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर और ज़्यादा ताकत से हमला करने के लिए जाने लगता है और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।